नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कर्मयोगी सिविल सर्विसेज में आपका हार्दिक स्वागत है। डेली करंट अफेयर की सीरीज में पहला टॉपिक है विश्व भर में आत्महत्या रिपोर्ट 2019। इसे जो है WHO ने अभी जारी किया है और यह रिपोर्ट 2019 के डाटा के आधार पर तैयार की गई है। इसमें प्रमुख कुछ बिंदु हैं उनको देख लेते हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विश्व भर में जो मौतें हुई हैं उसमें 100 मौतों में से एक व्यक्ति जो आत्महत्या से अपनी जीवन लीला समाप्त किया है। उसमें भी सबसे ज़्यादा मौतें 50 वर्ष से कम आयु वर्ग के लोगों में हुई हैं जो 58% है। उसमें भी जो 15 से 29 आयु वर्ग के युवा हैं उनका जो है आत्महत्या चौथा प्रमुख कारण है। सबसे ज़्यादा मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में हुई हैं जो 77% हैं। उसमें भी देखा गया है दोस्तों कि अफ्रीका, यूरोप और दक्षिण पूर्व एशिया ये 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर जो है आत्महत्या की दर वैश्विक आत्महत्या की दर से अधिक है। 20 वर्षों में जो है 36% आत्महत्या की दर में कमी आई है, लेकिन यह कमी बिल्कुल स्लो है। अभी और तेजी लाने की जरूरत है आत्महत्या की दर को गिरावट करने के लिए। इतने अभी भी जो है मात्र 38 ही ऐसे विश्व में देश हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति तैयार किया है जिससे अपने देशों में आत्महत्या को रोक सके। इस सब को देखते हुए SDG के जो लक्ष्य 3 है उसमें ये कहा गया है कि 2030 तक आत्महत्या से होने वाली मृत्यु को जो है 1/3 कम किया जाएगा। जबकि जो है जिस हिसाब से चल रही प्रगति इसको देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि 2030 तक यह लक्ष्य प्राप्त हो सकेगा। तो आइए अब देख लेते हैं कि SDG लक्ष्य 3 में क्या कहा गया है। SDG लक्ष्य 3 में कुछ उसके उपलक्ष्य भी हैं। उसमें कहा गया है कि असंचारी रोग, असंचारी या नॉन कम्युनिकेबल ऐसे डिजीज होते हैं कि जिससे जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता। जैसे कोविड है, ये क्या है, कम्युनिकेबल डिजीज, एक व्यक्ति से दूसरे में चला जाता है। लेकिन कैंसर जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छूने के माध्यम से नहीं जाएगा, है ना। इससे तो ये कैंसर किस में आ जाएगा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसमें ये कहा गया है कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली जो मौतें हैं उसको जो है 1/3 कम करना है 2030 तक। और क्या कहा गया है SDG लक्ष्य 3 के उपलक्ष्य में कि मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली को बढ़ावा देने के लिए सभी देश काम करेंगे और अपने राष्ट्रीय स्तर पर नीतियां बनाएंगे। ये भी कहा गया है कि मादक और नशीले पदार्थ तथा शराब के सेवन से बचाव और उपचार को मजबूत किया जाएगा। और ये कहा गया है कि वित्तीय जोखिम जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि गरीब देशों में जो है उनके उपचार के लिए अच्छे दवाई नहीं, मतलब कि पैसे नहीं हो पाते हैं। तो इस वित्तीय जोखिम को समाप्त करते हुए स्वास्थ्य सेवा बेहतर की जाएगी। ये सारे देश कोशिश करेंगे दोस्तों। इसके बाद ये भी है कि कहा गया इसी में कि जो निर्विवाद, असरदार, उत्तम और किफायती जरूरी दवा, सुलभ टीके प्रदान किया जाएगा। 2030 तक वैश्विक आत्महत्या मृत्यु दर को 1/3 करने के लिए WHO ने कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश को अगर देखा जाए तो WHO के दिशा निर्देश में पहला पॉइंट जो महत्वपूर्ण है उसमें कहा गया है जो भी खतरनाक कीटनाशक हैं जिसकी वजह से लोग आत्महत्या करते हैं उन साधनों को ही कम कर दीजिए। जैसे रिवॉल्वर से लोग कर लेते हैं, कीटनाशक दवाएं खा लेते हैं, उसी को घर से हटाइए, उसके लिए कानून बनाइए। और उसके साथ साथ जो है आत्महत्या के संबंध में आप देखे होंगे पिछली साल जो है वो सुशांत राज सिंह के केस में मीडिया जो है किस हिसाब से कहती थी। तो मीडिया को भी जिम्मेदार मीडिया की तरह जो है प्रशिक्षित करने की बात कहा गया है। ये भी कहा गया है कि इस दिशा निर्देश में जो किशोर हैं जो सबसे ज़्यादा आत्महत्या करते हैं उनकी सामाजिक भावनात्मक जीवन गुणों को बढ़ावा देने के लिए सरकारें काम करेंगी और ऐसे विचारों से दूर रहने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा कि जिससे बच्चे आत्मघाती विचार और व्यवहार करते हैं। हाँ, उसका प्रबंधन आकलन होगा। अब देख लेते हैं भारत में क्या किया गया है। तो भारत में भी आत्महत्या की अगर दर देखा जाए तो ये दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रों में जो है सबसे ज़्यादा आत्महत्या की दर भारत में ही है। उसमें भी महिला आत्महत्या दर सबसे ज़्यादा है। वो विश्व भर में महिला आत्महत्या दर जो है भारत में सबसे अधिक है, तीसरे स्थान पे भारत है।
भारत द्वारा आत्महत्या को रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं, उसमें देखा जाए जो सबसे महत्वपूर्ण उपाय किया गया था वो 2017 के मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम में संशोधन के द्वारा किया गया था। इस संशोधन में पहले ऐसा प्रावधान था कि अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करते हुए पाया जाता है या कोशिश करते हुए तो उसको जेल में डाल दिया जाता था, वो अपराध हो जाता था। उससे तो वो और भी आप आत्महत्या करने को प्रोत्साहित होता था, है ना। लोग आत्महत्या कर ही लेते थे, जबकि अब जो कहा गया उसमें संशोधन कर दिया गया और कहा गया है कि आत्महत्या जो है अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा और कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि वह जो है मानसिक रूप से परेशान है, तो इसको जो है और शिक्षा प्रशिक्षण और उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है, उसको पर्याप्त चिकित्सा सहायता देने की ज़रूरत है। यह कहते हुए जो है संशोधन किया गया, ये बहुत ही अच्छा संशोधन था। अगली बात जो है वो भारत द्वारा प्रयास क्या किया जा रहा है, आयुष्मान भारत कार्यक्रम के माध्यम से जो है हम देख रहे होंगे कि बीमा शुरू कर दिया गया है, जिससे लोग आसानी से दवाएं कर सकें, उपचार कर सकें। स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र की स्थापना, हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की स्थापना की बात की गई है, जो देश भर में होंगे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को पूरा करेंगे। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बात की गई है, इसके माध्यम से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सेंटर की स्थापना की है। नशा मुक्त केंद्र और पुनर्वास सेवाएं भी प्रदान की जा रही हैं और राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति 2014 के तहत जो है राष्ट्रीय स्तर पे जो है ये नीतियों को जारी किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा। ये है अगले टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक है कि अभी जो है हाल ही में सरकार जो है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है उसमें कुछ संशोधन की है, जिसके तहत राज्य सरकारों की सहायता नियमावली संशोधन भी इसको कहेंगे 2015 में संशोधन किया है। इसमें क्या 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 न्यूज में है, न्यूज ये है कि सरकार जो है केंद्र सरकार राशन चोरी और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस संशोधन नियमावली को जारी किया है। इसके माध्यम से क्या संशोधन किया गया है, इसके माध्यम से ये उद्देश्य है कि जब व्यक्ति जो कोई भी राज्य सरकार जो पारदर्शिता और सुधार के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जो भी उसको बचत होगी उसके उसमें जो बचत होगी उसको जो है अपने आधार पे अपनी जो सुविधाओं को प्रदान करने के लिए वो यूज कर सकता है, ये कहा गया है। ये जो है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के धारा 12 में इस बात का जिक्र किया गया है दोस्तों। अब देखते हैं इसका महत्व क्या है। ये अगर ये संशोधन का महत्व ये है कि इससे जो है सही मात्रा में वितरण सुनिश्चित हो पाएगा और ऐसे राज्य प्रोत्साहित होंगे जो ईपीओ ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीनें ऐसी मशीन होती हैं जहाँ पर ये जो उपभोक्ता हैं, उपभोक्ता मतलब लाभार्थी हैं, वो जाते हैं और अपने अपने राशन कार्ड को ले जा करके उस मशीन में स्क्रॉल करके और उसके बाद उनको मतलब कि दिया जाता है। ये है ईपीओएस मशीन। इसमें संशोधन होगा। अब देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्या है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम इसको हमने 17 तारीख के करंट अफेयर में भी पढ़ा था, वहाँ से भी आप देख लीजिएगा। इसमें यह है कि गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए वहनीय मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता के खाद्यान्न प्रदान करने के लिए जो है पर्याप्त मात्रा में उनको मिल सके, इसी उद्देश्य से जो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लाया गया था। जिसके माध्यम से लोगों को पौष्टिक सुरक्षा प्रदान किया जा सके। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, उस विशेषताओं में यह है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो जो है अनाज देने की बात की गई है। इस तरह जो है ग्रामीण क्षेत्र के 75% आबादी कवर किया जाएगा और शहरी क्षेत्र के 50% आबादी को कवर किया जाएगा। जैसा कि आप देखेंगे आईएएस ने भी इस सवाल को पूछा था कितने प्रतिशत आबादी कवर करने की बात की गई है। पीसीएस भी ऐसे पूछता है, तो इन विशेषताओं को ध्यान रखिए। अंत्योदय अन्न योजना, जबकि अंत्योदय अन्न योजना भी इससे पहले चलती थी, वो जो 80 के दशक से ही शुरुआत की गई थी, वो यह जो अंत्योदय अन्न योजना अभी भी चलती ही रहेगी। इसके माध्यम से ऐसे अंत्योदय अन्न योजना वह योजना ऐसे लोगों को टारगेट करती है जो सबसे गरीब हैं, बहुत ही गरीब हैं, तो उन परिवारों को 35 किलो जो है प्रति परिवार प्रति माह देने की बात की गई है। इसमें एक संशोधन और किया गया है, जो अभी संशोधन हुआ है उसमें जो है टारगेटेड पे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है लक्षित कुछ लोगों को लक्षित करके जो है ये योजना दी गई है। इसके तहत ये बात कहा गया है कि 3 वर्ष तक जो है टारगेट ये लक्षित जो सहायता है खाद्यान्न सहायता के तहत पहले
3 वर्ष तक तो 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये प्रति किलोग्राम तो दिया जाएगा। उसके बाद क्या कर दिया जाएगा, इस मूल्य को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा उतने ही रुपए पर जो है लोगों को अनाज दिया जाएगा। ये थोड़ी सी बात के लिए चल के दिक्कत हो सकती है, क्योंकि गरीब जो आज 2-3 रुपये और 1 रुपये के आधार पे तो ले लेते हैं, बाद में जाकर के आज जो है अगर 19 रुपये 18 रुपये है न्यूनतम समर्थन मूल्य और उस रेट पे मिलेगा तो फिर गरीबों के लिए क्या होगा, ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। आगे देखा जाए पात्र परिवारों की पहचान क्या करता है, तो इस कानून के तहत पात्र परिवारों की पहचान जो है वह राज्य सरकार को ही दिया गया है, वही राज्य सरकारें ही करती हैं। महिलाओं और बच्चों के जो पोषण के लिए जो है विशेष प्रावधान किया गया है इस कानून में। इसमें जो है गर्भवती महिला और स्तनपान करने वाली महिलाओं को जो 6 से 12 वर्ष 14 वर्ष तक हैं उन महिलाओं को के लिए विशेष प्रावधान किया गया है। ये जो ये बच्चा एकीकृत बाल विकास सेवा है इसके माध्यम से जो है किया जाएगा और मध्याह्न भोजन को भी शामिल किया गया है। मातृत्व लाभ अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को जो है जो स्तनपान कराती हैं और गर्भवती महिलाएं हैं उनको 6,000 रुपये दिया जाने की बात की है। महिला सशक्तिकरण की भी बात की गई है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से परिवार में अगर 18 वर्ष से अधिक उम्र की महिला है तो उसी के नाम से जो है राशन कार्ड जारी होगा, पुरुष के नाम से नहीं जारी होगा। शिकायत के निवारण के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके में ये अच्छा प्रावधान है कि जिला स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक जो है शिकायत निवारण तंत्र का विकास किया गया है। खाद्य अगला है दोस्तों, खाद्यान्न एक सबसे बड़ी समस्या होती है खाद्यान्न को लेकर के। तो खाद्यान्न में अगर जो है जो खाद्यान्न की परिवहन और लागत है इसको करने के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है और एक मानदंड निर्धारित किया गया है। उस मानदंड को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो है राज्यों को सहायता प्रदान की जाती है। पारदर्शिता और जवाबदेही को भी सुनिश्चित करने की बात की गई है। इसमें जो है पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करने के लिए जो है सामाजिक लेखा परीक्षण की समिति का गठन किया गया है। सामाजिक लेखा परीक्षण होगा और सतर्कता समितियों का भी गठन किया गया है। खाद्य सुरक्षा भत्ता की भी बात की गई है। ऐसा व्यक्ति जिसको समय पर अगर भोजन नहीं मिला है तो उसको खाद्य भत्ता पाने का भी अधिकार है। अगर कोई भी लोक सेवक या प्राधिकारी जो है ऐसा पाया जाता है इसके तहत कि वो जो है अपराधी है या समय पर जो है अनाज उपलब्ध नहीं करा पाया तो उस पर दंड और जुर्माने की भी बात की गई है। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अगले टॉपिक में है शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत क्षेत्र में मानवाधिकार का संकट। अभी जो है ये देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कनाडा के नेतृत्व में 40 से अधिक देशों ने मिल करके उन्होंने एक मांग की है। उन्होंने मांग ये किया है कि शिनजियांग, हांगकांग और तिब्बत में जो मानवाधिकार का संकट है वहाँ पर संकट किस तरह है कि चीन जो है वहाँ के लोगों को जो है मानवाधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इन देशों ने मांग किया है कि तत्काल जो है चीन जो है इन क्षेत्रों में तत्काल रूप से और सार्थक रूप से लोगों की मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पर्यवेक्षक हैं उनकी पहुंच को सुनिश्चित करें और जो मनमाने ढंग से जो है उइगरों को लिया गया है उन कब्जे में और अन्य जो है लोगों को कब्जे में लिया गया है मनमाने ढंग से उनको जो है रिहा करे, यह मांग की गई इन देशों के द्वारा। दोस्तों और भी देखते हैं इसमें मामला क्या है। मामला मुख्य रूप से ये देखा गया है कि चीन जो है शिनजियांग क्षेत्र में 1 लाख से अधिक लोगों को, वो लोग कौन से हैं, वो लोग हैं उइगर और उइगर हैं। उइगर कौन से लोग हैं, उइगर उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदाय हैं। यह कौन कहता है, ये चीन कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जबकि ये जो है उसी क्षेत्र में न होते हुए ये जो है दक्षिण पूर्वी ये जो है ये मध्य एशिया जैसे तुर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान में भी ये समुदाय मिलते हैं। तो इन समुदायों के 1 लाख से अधिक लोगों को चीन जो है मनमाने ढंग से क्या किया हुआ हिरासत में ले लिया गया है। और आपको सुनकर के इस बात का आश्चर्य होगा कि इन लोगों को गुलामी की तरह रखा गया है, गुलाम बना करके रखा है।
उनके जो है मतलब कि आप सोचिए नमाज तक नहीं पढ़ने देता है चीन जो है, और बाहर तक नहीं आने देता। उनके ऊपर क्या करता है, सर्विलांस हमेशा उनकी आवाजाही सब चीज़ को ध्यान में रखता है ना। जबकि जब ये विश्व समुदाय इसकी मांग करता है तो चीन बोलता है ना ना ना, ऐसा हमने कुछ नहीं किया है। ये जो है चरमपंथ ये सब आतंकवादी हैं, इनको रोकने के लिए हम तो सिर्फ एक व्यावसायिक प्रशिक्षण चला रहे हैं, जिसकी वजह से जो है ये सारे लोग एक दिन बहुत दक्ष कामगर हो जाएंगे, ये बात कहता है। चलिए देख लेते हैं उइगर कौन है। उइगर जो है एक अल्पसंख्यक, ये तुर्की निजाति के लोग हैं। ये तुर्की निजात के मुस्लिम समुदाय में आते हैं। ये मध्य और पूर्वी एशिया में इनका जो है मिलता है कि ये वहाँ के मूल निवासी हैं। ये जो उइगर समुदाय, इनकी भाषा जो है तुर्की भाषा से मिलती जुलती है, और जो है चीन इनको जो है एक क्षेत्रीय अल्पसंख्यक घोषित करता है, जबकि इनका मूल निवास जो है वह दक्षिण ये जो है मध्य एशिया में भी है, ठीक है। अब उसके बाद देखा जाए कि सर्वाधिक जो इनकी आबादी है, उस सर्वाधिक आबादी जो है चीन के सिंजियांग प्रांत में ही है। चीन का सिंजियांग प्रांत चीन के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। और भी कोई जरूरी नहीं खाली चीन में ही है, मध्य एशियाई देशों में भी इनकी उपस्थिति है दोस्तों। उत्पीड़न और इनका क्या किया जाता है, उत्पीड़न, जबरन हिरासत, गहन जांच, निगरानी, ये सब जो है चीन के द्वारा इनके ऊपर किया जाता है। अगला टॉपिक पे हम देखते हैं। अगला टॉपिक है ग्रेट बैरियर रीफ। इस ग्रेट बैरियर रीफ में दोस्तों क्या क्यों न्यूज में है, न्यूज में इसलिए है कि अभी जो है यूनेस्को जो है इस ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को की संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया है, सिफारिश किया है। अब ये सोचिए कि अगर संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल में किया जाएगा तो देश तो नाराज होगा, तो इसको लेकर के ऑस्ट्रेलिया जो है बहुत नाराज हो गया है और उसने जो है विरोध भी किया है। अगर इसको देखा जाए तो विरोध करने का पुराना भी इसका एक इतिहास है। 2017 में जो है जब यूनेस्को की बैठक हुई थी तो उसमें भी यूनेस्को ने जो है ये ग्रेट बैरियर रीफ को जो है संकटग्रस्त खतरे दर्जे में बहस हुई थी, तब भी ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया था, विरोध दर्ज किया था, भाई नहीं नहीं हम जो है बचा लेंगे। उस समय तो ऑस्ट्रेलिया 3 बिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो है सैंक्शन मतलब जारी किया था, जिससे जो है ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा किया जा सके और उसको बचाया जा सके, संरक्षण किया जा सके। लेकिन जो है विरंजन के कारण, विरंजन मतलब ब्लीचिंग होती है। ब्लीचिंग एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, प्रवाल भित्ति का कलर जो है सफेद हो जाता है। वो कई कारणों से होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, विरंजन बोलते हैं, ब्लीचिंग बोलते हैं। ब्लीचिंग का मतलब हो गया डीकलराइजेशन ऑफ कोरल रीफ्स, है ना, वो डीकलर हो जाते हैं उसको। अब मुद्दा आता है इसकी वजह से वो रोक नहीं पाया चीन। अब इसमें जो है कुछ वैज्ञानिक बोलते हैं इसके कारण क्या है, वो जीवाश्म ईंधन का अधिक से अधिक प्रयोग करना और ग्लोबल वार्मिंग जो है प्रमुख कारण है, जिसकी वजह से तापमान में अगर वृद्धि होती है समुद्र के तापमान में, तो तापमान में वृद्धि होती है तो क्या होगा, उसमें जो रहने वाला जूं जंठिला होता है, जो कोरल रीफ में जूं जंठिला जीवाणु रहता है, जीवाणु नहीं आप कहते हैं शैवाल बोलते हैं, वो रहता है, वो बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से कलर होते हैं, जो बाहर आ जाएगा तो डी कलर हो जाएंगे, सफेद हो जाते हैं ना। तो अब मुद्दा है कि आखिर ऑस्ट्रेलिया ये जो है विरोध कर क्यों रहा। ऑस्ट्रेलिया इसलिए विरोध कर रहा है कि अगर मान लीजिए ये संकटग्रस्त में शामिल हो जाएगा तो जो विश्व के ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो होते हैं वो देखने आते हैं ग्रेट बैरियर रीफ को, जो है पर्यटक आते हैं, तो पर्यटक नहीं आएंगे, है ना। और ये भी बात होगी विश्व समुदाय ये भी बात कहेगा अरे ऑस्ट्रेलिया ने तो उसको जो है संरक्षण ही नहीं कर पाया, है ना। तो इस सब क्वेश्चन मार्क उठेगा, इसलिए विरोध कर रहा। अच्छा उसके बावजूद भी उसके बावजूद भी आखिर में क्या कारण है कि ऑस्ट्रेलिया कोशिश करने के बावजूद भी जो है वो वहाँ की ब्लीचिंग या कोरल रीफ संरक्षित नहीं हो पा रही, उसके कुछ कारण भी हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो ऊर्जा क्षेत्र है वो कोयला जनित विद्युत पे आधारित है, कोयला से ही उत्पादित होती है। सबसे ज़्यादा बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया जो है उस देशों में शामिल है जो प्रति व्यक्ति सर्वाधिक कार्बन उत्सर्जक देश है ना। तो ये सबसे बड़े मुद्दे हैं। वहाँ पर भी वहाँ की जो सरकार है वो रूढ़िवादी या राइट विंग है, जिसको दक्षिणपंथी बोलते हैं, वो उसका ये समर्थक है कि भाई अगर जीवाश्म ईंधन का ही वो समर्थन करती, क्यों करती है, इसलिए करती है कि अगर जीवाश्म ईंधन हो से हट करके अगर
स्वच्छ ऊर्जा पे जाया जाएगा तो बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी आ जाएगी, है ना। तो इस रोजगार पे पड़ने वाले असर को देखते हुए जो है वहाँ की सरकार जीवाश्म ईंधन पर ही आगे बढ़ रही है। इसके कार्य जो है अब जो है कोरल रीफ में जो है ब्लीचिंग हो रही है ना। अब देख लेते हैं संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल क्या है। संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल जो है यह विश्व विरासत अभिसमय जो कन्वेंशन हुआ था 1972 का, उसके अनुच्छेद 11 के तहत इसको घोषित किया जाता है संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल। इसका उद्देश्य क्या होता है? इसका उद्देश्य ये होता है कि अगर जो है उन विशेषताओं जो इसमें सूची है, मान लीजिए अगर संकट उत्पन्न हो रहा है तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी सूचित किया जा सके कि यह विश्व धरोहर स्थल के ऊपर संकट है और सुधारात्मक कार्यवाही को प्रोत्साहित किया जा सके। ये उद्देश्य होता है विश्व संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल में शामिल करने के, ठीक है। इसके लिए मानदंड क्या है, किस आधार पे जो है वैश्विक विश्व धरोहर संकटग्रस्त सूची में शामिल किया जाता है? इसका मानदंड है एक जो है लिस्ट जारी मतलब रखी गई है। अगर उस लिस्ट में जो भी मानदंड है उससे बाहर है करके अगर कोई भी संकट आती है तो इस आधार पर घोषित किया जा सकता है। उस लिस्ट को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना यूपीएससी पूछता नहीं है ना। अगर इसमें देखा जाए कोई उदाहरण तो हाँ, ईरान का एक शहर है बाम शहर या ईरानी बाम शहर भी बोलते हैं। वह जो है 2003 में बहुत बड़ा भूकंप आया था जिसकी वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसको बचाने के लिए जो है संकटग्रस्त विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल कर दिया गया था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए गए थे इसको बचाने में। अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों, वो है संयुक्त राष्ट्र भूमि संरक्षण पुरस्कार। ये बहुत अच्छा पुरस्कार है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ये जो है आईएएस में भी पूछता है, उसमें तो पुरस्कार के बारे में ही पूछा गया, और जबकि पीसीएस में जो पूछेगा किसको दिया गया है और कौन सा पुरस्कार। तो ये दोनों एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप ध्यान इसको याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र का एक पुरस्कार है जो भूमि संरक्षण के लिए दिया जाता है। उस पुरस्कार का नाम है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड। ये जो है लैंड फॉर लाइफ अवार्ड इस साल मतलब 2021 का अवार्ड जो है श्याम सुंदर ज्ञानी को दिया गया। ये श्याम सुंदर ज्ञानी राजस्थान के रहने वाले हैं, जलवायु कार्यकर्ता हैं। इन्होंने एक नई अवधारणा बताया, पारिवारिक वानिकी का कांसेप्ट लाया, फैमिलियल फॉरेस्ट्री। इस फैमिलियल फॉरेस्ट्री में के अनुसार जो है उनका ये मानना है कि जैसे परिवार में सदस्य होते हैं ऐसे ही जो है परिवार को जो है वृक्षों की देखभाल भी करना चाहिए, वृक्षारोपण की देखभाल को भी सौंप देना चाहिए और वो परिवार के सदस्यों की तरह ही इसकी भी देखभाल करें। ये कहा गया है, इनकी ये अवधारणा है, ये बहुत ही अच्छी अवधारणा है। क्यों? क्योंकि परिवार जो है भारत से विश्व में परिवार का कॉन्सेप्ट बहुत मजबूती से जुड़ा हुआ है और परिवार ही समाज की वह आधारशिला है जो सामाजिक व्यवस्था को संचालित किए हुए बनाए रखे। अगर पेड़ भी परिवार का हिस्सा बनने लगेंगे तो ये जो है दूरदर्शी रूप से भी बहुत ही अच्छा प्रयोग है, इनिशिएटिव होगा। तो अब देख लेते हैं ये लैंड फॉर लाइफ अवार्ड के बारे में थोड़ा। लैंड फॉर लाइफ अवार्ड जो है 2011 में कोप जो 10 हुआ था यूएनसीसीडी का, मतलब कि संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय कन्वेंशन हुआ था 2011 में, उसी में इस अवार्ड की बात किया गया था, शुरू किया गया था। ये जो है भूमि संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार इसको माना जाता है। यह जो है प्रति 2 वर्ष में दिया जाता है, हर साल नहीं दिया जाता, ये भी ध्यान रखिएगा, प्रति 2 साल में दिया जाता है। इस वर्ष की जो इस पुरस्कार को देने की थीम है, उस थीम को याद रखिएगा, पीसीएस में अक्सर इस सवाल पूछता है। वो थीम है स्वस्थ भूमि स्वस्थ जीवन थीम, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं ये संयुक्त राष्ट्र का मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय क्या है। तो ये जो है रियो डी जेनेरियो 1992 में जो हुआ था उसी के तहत इसको जो है बात किया गया था और 1994 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा अधिनियम है, कन्वेंशन दोस्तों याद रखिएगा, जो कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, ठीक है। इसके कुछ फोकस क्षेत्र हैं, ये जो है ऐसे क्षेत्रों पर फोकस करता है जहाँ पर शुष्क अर्धशुष्क और शुष्क उप आदि क्षेत्र को संबोधित करता है दोस्तों। इस प्रकार ये हमारा आज का रहा करंट अफेयर दोस्तों। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा और लाइक करिएगा। आप पीडीएफ जरूर डाउनलोड कर लिया करिएगा, पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़िएगा और रिवाइज करने में आपको बहुत मदद करेगा। महीने के लास्ट में जो है हम आपको
इसकी पीडीएफ इस फॉर्म में भी देंगे कि छोटा बना करके देंगे दोस्तों। आपको रिवीजन के लिए मात्र जो है 20-25 पेज से कम पेज में ही दे देंगे पूरे महीने का, और एक पूरा डिस्क्रिप्शन वाला कंपाइलेशन तो होगा ही दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।